हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अर्थात अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। 1990 के दशक के शुरू में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और तब सत्ता का एक प्रमुख केंद्र अमेरिका ही बचा और अमेरिका ही आज विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित है और सारे विश्व राजनीति का एक ही कर्ता धर्ता है। इस समय यह बात उभर कर सामने आने लगी कि ये आर्थिक एवं सामाजिक रूप से गठित संगठन ही उसकी बढ़ती हुई शक्तियों पर लगाम लगाएंगे और विश्व के उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। आज पूरे विश्व राजनीति में शक्ति का प्रमुख केंद्र अमेरिका है, इसलिए सारे लोग आशा करते हैं कि ये आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से संगठित ये संगठन ही अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाएंगे और उसे मनमानी करने से रोकेंगे। ये संगठन ही आज विश्व राजनीति के प्रमुख कर्ता सिद्ध होंगे। इन्हीं संगठनों में दो संगठन प्रमुख रूप से हैं। एक है यूरोप में यूरोपीय संघ, दूसरा है एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान। इन दोनों संगठनों ने अपने क्षेत्रीय इलाकों की दुश्मनियों को काफ़ी हद तक समाप्त किया और क्षेत्रीय इलाकों में चलने वाले झगड़े को भी समाप्त किया और अपने क्षेत्रीय इलाकों में दुश्मनियों को भुलाकर व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए और शांति और सुव्यवस्था के आधार पर क्षेत्रीय इलाके एक दूसरे की समस्याओं को आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान करते हैं। इस प्रकार यूरोपीय संघ और आसियान ने अपने क्षेत्रीय इलाकों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जिससे आज विश्व राजनीति में इन दोनों संगठनों की भूमिका बढ़ती जा रही है। आज हम इन दोनों संगठनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यूरोपीय संघ का अध्ययन करेंगे। यूरोपीय संघ का अध्ययन करने से पहले इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लेंगे। यूरोपीय संघ कोई एक दिन का निर्माण नहीं बल्कि यह कई वर्षों के अथक प्रयास के फलस्वरूप इसका संगठन हुआ या इसका निर्माण हुआ। यूरोपीय संघ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब यूरोपीय शक्तियाँ पूरी तरीके से पराजित हो गईं और उनके सामने कई समस्या आके खड़ी हो गईं और क्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यूरोपीय शक्तियाँ अपनी पुरानी दुश्मनियों को ही बना के चलेंगी या उन्हीं को लेकर चलेंगी या उन्हीं के आधार पर लड़ती भिड़ती आपस में ही मर जाएंगी। इन सब प्रश्नों को देखते हुए यूरोप की शक्तियों ने अब लड़ाई झगड़े से दूर होकर एक नई नीति अपनाने की कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर स्टार्ट हो गया, जिसके फलस्वरूप विश्व राजनीति में दो महाशक्तियाँ उभरी। दोनों महाशक्तियों ने पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सारे राष्ट्रों को आपस में दोनों राष्ट्रों ने पूरे विश्व को आपस में मिलाने के लिए अपने आप से मिलाने के लिए
कई अथक प्रयास किए कि पूरे विश्व की खेमा मेरी ओर मिल जाए। दूसरी शक्ति ने सोचा मेरी ओर मिल जाए। इस सहायता के फलस्वरूप ही पश्चिमी यूरोप मुख्यतः अमेरिकी खेमे की ओर झुका और उसने अमेरिकी सहायता को लिया। अमेरिका ने मुख्यतः पश्चिमी यूरोप के देशों को काफ़ी मदद की और उसने एक योजना बनाई जिसका नाम था मार्शल योजना। मार्शल योजना 1948 में गठित की गई। यह अमेरिका द्वारा उसके समर्थक देशों अर्थात पश्चिमी यूरोप के देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित था। मार्शल योजना के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त मदद की, जिससे पश्चिमी यूरोप के देश पुनः अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकें। मार्शल योजना के फलस्वरूप ही 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। इन संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों की आर्थिक मदद की गई और उन्हें दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकें और अपना विकास कर सकें। 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की। इस परिषद की स्थापना का उद्देश्य था कि जितने भी देश इस संगठन के सदस्य हैं वे आपस में बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें। फिर इस परिषद ने आगे 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की, अर्थात अपनी एक संसद की भी स्थापना की कि अब जब इन राष्ट्रों का एक संगठन बन गया है तो इनके राजनीतिक कार्यों को करने के लिए भी एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जो इसके कामों पर नज़र रख सके। इस कम्युनिटी के फलस्वरूप ही 1992 मास्ट्रियट संधि की गई, जिसके फलस्वरूप 1992 में एक सुसंगठित रूप से सोवियत संघ की स्थापना की गई या इसके पुराने नाम को बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। इस प्रकार 1992 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने अपना नाम बदल के यूरोपीय संघ कर दिया, जिससे यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया। इस प्रकार यह संगठन कई नामों से होता हुआ लास्ट में मास्ट्रियट संधि के फलस्वरूप यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी राष्ट्र उसमें शामिल हैं सबकी एक समान विदेश नीति होगी, सबकी समान सुरक्षा नीति होगी। ये देश जो हैं यूरोपीय संघ के जितने भी देश शामिल हैं वे अपने आंतरिक मामलों को बातचीत के माध्यम समाधान करेंगे और न्याय से संबंधित जितने भी मसले होंगे वे सहयोग के माध्यम से समाधान करेंगे। और एक समान मुद्रा के चलन के लिए भी इन्होंने रास्ता तैयार किया कि हम इस संगठन में शामिल हैं तो इसलिए हमारी मुद्रा भी। इस प्रकार यूरोपीय संघ एक क्रमिक विकास के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यूरोपीय संघ शुरू में एक आर्थिक संगठन के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं वैसे वैसे इसकी भूमिका भी बदलती गई। अब यह आर्थिक संगठन की अपेक्षा राजनीतिक संगठन के रूप में ज़्यादा काम करने लगा है। अब यह आर्थिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों पर भी बल देता है, अर्थात अब यूरोपीय संगठन की भूमिका भी पहले की अपेक्षा काफी बड़ी हो गई है। अब यह केवल आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर ही बात नहीं करता, बल्कि राजनीतिक मुद्दों को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है। यूरोपीय संघ आज
विश्व का सबसे मजबूत संगठन है। अब यह विशाल राष्ट्र राज्य अब यह विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। यूरोपीय संघ का अपना खुद का झंडा है, इसका खुद का राष्ट्रगान है और अपना स्थापना दिवस भी है। यूरोपीय संघ ने अपनी एक मुद्रा भी बनाई है जिसका नाम यूरो है। यूरोपीय संघ ने अपना संविधान भी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन इस प्रयास में यह असफल रहा क्योंकि सदस्य राष्ट्रों में इसको लेकर काफी मतभेद रहा, जिसके कारण यूरोपीय संघ का अपना संविधान नहीं बन पाया। यूरोपीय संघ के बारे में जानने के बाद अब हम यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव की दृष्टि से काफी प्रभावशाली है। आज अमेरिका के बाद दूसरा नंबर यूरोपीय संघ का है। यूरोपीय संघ की आर्थिक विकास की दर काफी बड़ी है और यह राजनीतिक मामलों में बढ़-चढ़कर भाग लेता है और उन मामलों को शांतिपूर्वक हल करता है। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ की सेना काफी प्रभावशाली है और दूसरे नंबर पे है शक्ति की दृष्टि से। यूरोपीय संघ आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी साबित हो रही है। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी विश्व व्यवस्था के रूप में उभरा था। अर्थात आज विश्व के सभी सदस्य राष्ट्र यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं, उसके साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनके अधिक से अधिक हितों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार यूरोपीय संघ आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चूंकि यूरोपीय संघ मुख्यतः एक संगठन है जबकि अमेरिका एक राष्ट्र है, अमेरिका एक अकेला राष्ट्र जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि यूरोपीय संगठन कई राष्ट्रों से मिलकर बना है और इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप ही यूरोपीय अर्थव्यवस्था सबसे आगे है। और सारे सदस्य राष्ट्र मिलकर ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा सकते हैं। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद भी 12,000 डॉलर से भी ज्यादा है। आज अमेरिका भी आज यूरोपीय संघ से व्यापारिक संबंध स्थापित करता है। अमेरिका भी यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो से काफी डरा रहता है और अपने डॉलर के लिए एक खतरे के रूप में देखता है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी है। यूरोपीय संघ अमेरिका से भी विश्व में व्यापार की दृष्टि से काफी आगे है और लगभग दुनिया के सभी राष्ट्र आज यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते, इसलिए अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी इसकी है। अगली विशेषता, 2 सदस्य देशों को वीटो पावर मिली है, अर्थात फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, इसलिए अमेरिका उससे डरता है कि कहीं ये दोनों सदस्य उसके खिलाफ नीतियों का पालन न कर सके। इसलिए आज यूरोपीय संघ विश्व की एक प्रमुख सत्ता के रूप में उभरा है जो अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगा सकता है। आज यूरोपीय संघ की सेना भी दूसरे नंबर पे है, यह अमेरिका की सेना का मुकाबला कर सकती है। सबसे बड़ी सेना होने के साथ साथ यूरोपीय संघ के पास 550 के करीब परमाणु हथियार हैं जिससे वह किसी का भी सामना कर सकते हैं। इस प्रकार आज यूरोपीय संघ विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है
जो विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने में सक्षम है, लेकिन इसके साथ ही यूरोपीय संघ की कुछ कमियां हैं जो इसके विकास को अवरुद्ध करती हैं। सबसे पहली सदस्य देशों में तालमेल की कमी है। सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है और वे आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। सदस्य देशों में, क्योंकि यूरोपीय संघ में प्रारंभ में पश्चिमी यूरोप के ही राष्ट्र सदस्य थे और एशिया के कोई राष्ट्र इसके सदस्य नहीं थे, लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो सोवियत संघ के कुछ राष्ट्र भी यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे, तो इसलिए कुछ यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों ने तो उनके आगमन का स्वागत किया, लेकिन कुछ सदस्य राष्ट्र इसके घोर विरोधी थे। वे सोवियत खेमे से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। फलस्वरूप आज यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों में काफी मुद्दों पर एक दूसरे से मतभेद है, जिसके कारण यूरोपीय संघ का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया। इसी के साथ जब अमेरिका ने इराक पर परमाणु हमला किया था, तो ब्रिटेन ने तो अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि वे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। इस प्रकार आज सदस्य राष्ट्रों में कई बातों में एक दूसरे के प्रति संदेह और सहमति का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण यूरोपीय संघ की कुछ कमियां उभर कर सामने आती हैं। और साथ ही एक कमी यह भी है कि यूरो मुद्रा को यूरोपीय संघ लागू करना चाहता है, लेकिन इस मुद्दे को भी लेकर सदस्य राष्ट्रों में काफी मतभेद हैं। जैसे डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और यूरो को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार आज यूरोपीय संघ विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं इसकी, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी आज यूरोपीय संघ एक प्रमुख सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा है, जो अमेरिका की बढ़ती हुई शक्तियों पर लगाम लगा सकता है। साथ में बच्चों, आपको एक बात और बता दें, यूरोपीय संघ अपने पर्यटकों को सांगेन वीजा जारी करता है। सांगेन वीजा जब यूरोपीय संघ से जारी हो जाता है, तो इसका मतलब है यूरोपीय संघ में जितने भी राष्ट्र शामिल हैं, उन सभी सदस्य राष्ट्रों में आप घूम सकते हैं। इस वीजा के तहत आपको यूरोपीय संघ के किसी भी राष्ट्र में जाने की परमिशन होगी। आज यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 28 है, लेकिन ब्रिटेन के अलग होने के फलस्वरूप अब इसकी संख्या 27 हो गई है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इस प्रकार यूरोपीय संघ एक प्रमुख संगठन है, जो यूरोप और एशिया के कुछ देशों का एक प्रमुख संगठन है। धन्यवाद। यूरोपीय संघ का अध्ययन करने के बाद अब हम दूसरा संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान का अध्ययन करेंगे। आसियान प्रमुखतः एशिया का एक आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की, लेकिन बाद में ब्रुनेई, दारू सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए। फलस्वरूप इसकी संख्या
10 हो गई है। अब कुल सदस्य संख्या अब इसकी 10 है। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, अपने देश में शांति बनाना तथा विवादों को सुलझाना। पहला इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? अपने इलाकों में पुरानी दुश्मनियों को भुलाकर आर्थिक विकास को तेज करना। मतलब क्षेत्रीय इलाकों में जरूरत की चीजों को एक दूसरे को आयात निर्यात करना, बाहर बाहर के इलाकों में जो या बाहर की दुनिया पे जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको कम करना, बल्कि अपने क्षेत्र में ही चीजों को बनाकर एक दूसरे को निर्यात करना, ताकि बाहरी दुनिया पे हमारी निर्भरता कम हो सके। इस प्रकार आसियान का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। मतलब सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ापन है उसे दूर करना और अपने सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाना दूसरा उद्देश्य था। चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया का देश सबसे अशांत देश था, इसमें जापान और ब्रिटेन ने अपने काफी उपनिवेश स्थापित किए, जिसके चक्कर में आज दक्षिण पूर्व एशिया की सारी संपदा को तहस नहस कर दिया और काफी ऐसे अशांत बना दिया। इस अशांति से सदस्य राष्ट्रों के मन में हमेशा यह बात ध्यान में रही कि हम पुरानी जितनी भी दुश्मनियां या संघर्ष था उसको भूलकर एक शांतिपूर्वक वातावरण का निर्माण करेंगे, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण किया जा सके। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि जो भी क्षेत्रीय इलाकों में समस्याएं हैं या विवाद हैं उनको आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना था। इस प्रकार आसियान का उद्देश्य अपने क्षेत्रीय इलाके में जितनी भी दुश्मनियां या लड़ाई झगड़े हैं उन्हें शांतिपूर्वक हल करना और आपसी बातचीत के माध्यम से हल करना था। दूसरा बच्चों एक प्रश्न भी आता है कि आसियान शैली क्या है? आसियान शैली प्रमुख रूप से अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का तरीका थी। आसियान शैली मतलब आसियान का काम करने का ढंग क्या है? आसियान कैसे काम करता? आसियान प्रमुख रूप से अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के माध्यम से कार्य करता। इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है। यह यूरोपीय संगठन जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा संगठन है, लेकिन तो भी दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है। आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं बच्चों? ये भी आता। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान की टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति, अर्थात आसियान विजन 2020 का उद्देश्य है कि आसियान आसियान संगठन का प्रमुख उद्देश्य है कि सदस्य राष्ट्रों में बहुमुखी विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसमें जितने भी टकराव के मामले हैं उन्हें बातचीत के माध्यम से निराकरण किया जाए। आसियान ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। आसियान आज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। इसने अपने क्षेत्रीय समस्याओं को बातचीत के माध्यम से समाधान किया है, जैसे कंबोडिया के टकराव को
इसने समाप्त किया और पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला और उसे समाप्त किया। इस प्रकार आसियान ने अपने क्षेत्र में जितनी समस्याएं थी उसको दूर करने की कोशिश की और उन्हें दूर किया। और फिर धीरे धीरे 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। यह क्षेत्रीय मंच क्या था? आसियान के देशों की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए था, अर्थात अब उनकी सुरक्षा एक एक का विषय न हो बल्कि आसियान के सभी सदस्य देश मिलकर सबकी सुरक्षा करेंगे और एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग देंगे और आपस में तालमेल बना के रहेंगे। इन सब कारणों से ही भारत ने भी सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, क्योंकि आसियान एक तेज रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन है। इसलिए भारत भी आज आसियान के साथ व्यापारिक संबंध अधिक से अधिक स्थापित करना चाहता है ताकि अपने व्यापार को बढ़ा सके। इस प्रकार भारत भी आसियान का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। आसियान के 3 स्तंभ क्या हैं? बच्चों ये भी पूछता है। आसियान के 3 स्तंभ प्रमुख है। आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय। पहला क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय। आज आसियान ने अपने 3 स्तंभ भी बनाए हैं। यह स्तंभ, पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। जैसा कि बच्चों नाम से ही लग रहा है कि इनका क्या क्या काम है। आसियान सुरक्षा समुदाय सदस्य देशों के विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया है और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, अर्थात आसियान में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बल्कि हस्तक्षेप को बढ़ावा देंगे। साथ ही सदस्य राष्ट्र शांति सहयोग को बढ़ावा देंगे। आसियान सदस्य राष्ट्र जो वो झगड़े लड़ाई को दूर करके क्षेत्रीय एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, इसलिए शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे। दूसरा स्तंभ क्या है? साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार बढ़ाना, अर्थात ये मिलजुल कर एक दूसरे के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे के बाजार में अपनी चीज़ों को उतारेंगे और बेचेंगे और साथ ही मुक्त व्यापार को बढ़ावा देंगे, अर्थात अपने क्षेत्रीय इलाकों में एक दूसरे से व्यापार करने में पूरी तरीके से आज़ाद होंगे और कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अगर कोई आर्थिक विवाद आता है तो उसे आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा स्तंभ क्या है बच्चों? सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। जैसा कि नाम से ही लग रहा है बच्चों, आसियान सदस्य देश अपने सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देंगे और इसे अक्षुण्ण बनाएंगे ताकि विदेशी या और कोई राष्ट्र इनमें आके छेड़छाड़ न करे, इन्हें विनष्ट न करे। इसलिए सदस्य राष्ट्र अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देंगे और इसको एक स्तंभ के रूप में स्थापित करेंगे। इस प्रकार आज आसियान एक प्रमुख आर्थिक संगठन के रूप में उभरा है
यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का प्रमुख संगठन है। आज सार्क ने जो अपने क्षेत्र में नहीं कर पाया वह आसियान ने किया है। उसने अपने आंतरिक मामलों, आंतरिक समस्याओं को समाधान के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया है या उसका समाधान किया है। इस प्रकार आसियान एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है, जिससे हर कोई राष्ट्र व्यापारिक संबंध बनाना चाहता। इसलिए भारत ने थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार संबंध स्थापित किया है, ताकि इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। बच्चों, जैसे आपको प्रश्न किया जाता आसियान की स्थापना कब की गई तो आप बताएंगे 1967 में। लेकिन आसियान क्षेत्रीय मंच ये अलग है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994। इसका क्या उद्देश्य है? आसियान देशों की सुरक्षा करना। मतलब आसियान देश जो 10 देश हैं वे सारे देश मिलकर अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे और मिलकर दुश्मनों को परास्त करेंगे। दूसरा क्या? आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना, अर्थात ये ऐसी विदेश नीति का निर्माण करेंगे जिससे सदस्य राष्ट्रों में मेल खाए या एक दूसरे के विकास की दृष्टि से सही हो या किसी के विकास को अवरुद्ध न करने वाली नीति हो। इस प्रकार यह विदेश नीति भी ऐसी बनाएंगे जिससे सदस्य राष्ट्रों के लिए भी उपयुक्त हो। इस प्रकार आसियान एक महत्वपूर्ण या तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। जो काम सार्क ने अपने क्षेत्र में नहीं किया वो काम आसियान ने भली भांति किया। उसने अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान किया। इसलिए आज आसियान एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, सबसे तेजी से विकास करने वाला संगठन है। हालांकि यूरोपीय संगठन की तरह इसका व्यापारिक संबंध या इसका सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, लेकिन फिर भी यह सबसे तेजी से उभरता हुआ एक प्रमुख संगठन है। इस प्रकार आसियान एक प्रमुख आर्थिक संगठन है। धन्यवाद।